अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें हम देखेंगे जी क्या क्या इशू, क्या क्या डिजीज़ हम इसमें जो आएंगी वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जी हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या रिलीज़ होता है। ठीक है। देखिए, जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, इसने ना दो हार्मोन को रिलीज़ करवाना होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करवाना होता है नंबर वन, और दूसरा हमारा ऑक्सीटॉसिन को रिलीज़ करवाना होता है। एडीएच का दूसरा नाम पता है क्या होता है? वेजोप्रेसिन। अच्छा, इसके ना दो रिसेप्टर होते हैं, दो जगह पे इसने एक्ट करना होता है। एक होते हैं V1 और एक होते हैं हमारे पास V2। ये मैं आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी की तरफ लेके जा रहा हूँ। जो आप हमारे V1 होते हैं ना, V1 प्रेजेंट होते हैं किस पे? वेसल पे प्रेजेंट होते हैं। और जो V2 होते हैं ये किधर होते हैं? हमारी किडनी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये दो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे एडीएच के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एंटीडायरेटिक हार्मोन, जिसका नाम है वेजोप्रेसिन। नॉर्मली पता है इसका फंक्शन क्या होता है? मैं एक दफ़ा इसका आपको ना फंक्शन बता दूं, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने हमारी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है। कहाँ से? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। वहाँ पे इसके क्या चैनल्स होते हैं? एक्वापोरिन 2 चैनल्स, एक्वापोरिन V2 चैनल्स होते हैं, जिससे इसने क्या करवानी होती है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है। ठीक है। ये इसका फंक्शन है। और इसने V1 पे प्रेजेंट होते हैं, जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है किसका? एंटी डायरेटिक हार्मोन का। सुपरफिशियली बताया, नॉट इन टू मच डिटेल। जितना हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ उतनी बात की है। ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन होता है, इसका काम पता क्या होता है? इसने ना यूट्रस की क्या करवानी होती है? कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, और सर्विक्स को डायलेट करवाना होता है, और मिल्क को लेट डाउन करवाना होता है निपल्स के अंदर। ठीक है। ये दोनों के नॉर्मल फंक्शन थे जो पता होना चाहिए इनकी डिजीज़ को डिस्कस करने से पहले। सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिस। जो हमारी सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिस है, इसमें क्या होता है? देखें जी बच्चों, मेरी बात सुने। सेंट्रल नाम से पता चल रहा है कि इशू कहाँ पे है? हमारे ब्रेन में। ब्रेन में भी कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे इशू है। अब ऐसे कौन से डिसऑर्डर है, ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं? सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिस में पता क्या होता है? हमारे किसकी डेफिशिएंसी होती है? एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जो मैंने आपको नॉर्मल इसका फंक्शन बताया था एडीएच का, वो क्या था? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्या अब इस पेशेंट के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सकेगी अगर एडीएच की डेफिशिएंसी होगी है? क्यों? क्योंकि V1 और जो V2 इसके रिसेप्टर हैं वो तो काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो V2 वाले तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। ठीक है। देखें, इस पेशेंट के अंदर क्या होगी? एडीएच की डेफिशिएंसी होगी। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की। ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जो सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिस करवा सकती हैं? देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को क्या हुआ है? हेड ट्रॉमा हुआ है, सर पे कोई चीज़ लगी है, या एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पे कोई चीज़ लगी है, उसकी वजह से तो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी इफेक्ट होगा, और वो रिलीज़ नहीं करेगा। प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस से ही। वो रिलीज़ नहीं कर रहा। या ट्यूमर हो गया किसका? हाइपोथैलेमस का। प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं ना, तो क्या आप मुझे बच्चों ये बताएं कि ये प्रोड्यूस होंगे? या डेफिनेटली ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है। या क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गई है किसकी? हाइपोथैलेमस की। फिर भी ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो रिलीज़ कहाँ से होंगे? या पेशेंट को क्रेनियोफ्रेंजियोमा हो गया, ये ना ट्यूमर होता है सेला टर्शिका में। ये हमारा बेसिकली पार्ट है किसका? न्यूरो का। हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अब आपने इनके ये जो कॉजेज़ है ना, ये याद रखने हैं। हेड ट्रॉमा, ट्यूमर ऑफ द हाइपोथैलेमस, इन्फ्लेमेशन इन हाइपोथैलेमस, या क्रेनियोफ्रेंजियोमा पेशेंट को हो गया। अब इन सब की वजह से क्या होगा कि एडीएच रिलीज़ नहीं होगा, वेजोप्रेसिन रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है। अब जब वेजोप्रेसिन रिलीज़ नहीं होगा, पेशेंट के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, हम उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के अंदर वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा, तो पेशेंट को क्या क्या हो सकता है? देखें जी, क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इस पेशेंट के अंदर जो बॉडी में नॉर्मल वाटर प्रेजेंट था वो बाहर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? पोली यूरिया होगा इस पेशेंट के अंदर?
डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल पता क्या होना होता है, वाटर और आयंस का बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्यूब्यूल्स पे हमारी थिक पे अगर फॉर एग्जांपल वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो थिन पे हमारे आयन रीअब्जॉर्ब होंगे, वहाँ से वाटर नहीं होगा, थिक असेंडिंग और थिन पे। ठीक है, ये रेनल की बातें हैं। दोनों कंपनसेट करते हैं, कहीं पे आपके आयंस रीअब्जॉर्ब होते हैं और कहीं पे वाटर। अब देखें जब कहीं पे वाटर रीअब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, ठीक है, आपके आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो जो हमारा वाटर था वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा बॉडी से। पेशेंट के अंदर पोलीयूरिया हो सकता है, जो है बॉडी में वो तो बाहर जाएगा ना, तो यार डेफिनेटली पेशेंट को पोलीयूरिया होगा। ठीक है, बार बार पेशेंट को क्या होगा, यूरिन आएगा। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, पेशेंट के अंदर पोलीडिप्सिया हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल वाटर बाहर जा रहा है जो प्रेजेंट है थोड़ा बहुत भी, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को प्यास भी तो उतनी ज़्यादा लगेगी, थर्स्ट सेंटर भी तो उतना एक्टिवेट होगा, तो इसीलिए इसके अंदर थर्स्ट सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक्टिव करेगा इस पेशेंट के अंदर, प्यास ज़्यादा लगेगी इस पेशेंट के अंदर। नंबर 2 इसका ये क्या था, क्लिनिकल फीचर। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है कि यार बच्चों अब आपने मुझे खुद ही बताना है। देखें यार, अब किसी के अंदर जब बॉडी में आयन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो जो उसकी ओस्मोलैलिटी है, किसकी, सीरम ओस्मोलैलिटी, वो इंक्रीज़ करेगी ना। तो सीरम ओस्मोलैलिटी किस पे बेस करती है, हमारे आयंस पे। अब हमारी बॉडी में आयंस ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो सीरम ओस्मोलैलिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। बच्चों यही एमसीक्यू आता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सीरम ओस्मोलैलिटी इंक्रीज़ करेगी। जो इसकी यूरिन की ओस्मोलैलिटी थी, क्या बच्चों वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। देखें, आयंस तो बॉडी में ही है, आयंस तो बाहर नहीं जा रहे, जो थोड़ा बहुत वाटर है हमारे पास वही बाहर जा रहा है। क्यों? अब एडीएच का क्या काम था, वाटर के लिए अब्जॉर्प्शन करना। अब एडीएच काम नहीं कर रहा, हम पानी पी जा रहे हैं, वो बाहर जाई जा रहा है। ठीक है, और आयंस जा नहीं रहे, तो जो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी है वो यार डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। और ये दो ही इस पेशेंट के अंदर, इसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये आपने नहीं बोलना। अब इस पेशेंट को हमने डायग्नोज कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा जी ये सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिस का पेशेंट है। ये सारे इसके अंदर हम क्लिनिकल फीचर देखते हैं। जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ना, वो भी इसके अंदर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये भी अपने क्लिनिकल फीचर के अंदर मेंशन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोज की। देखें, इस पेशेंट के अंदर हम पता क्या टेस्ट करते हैं, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। अब वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट की क्या कहानी है, देखिए मैंने आपको बच्चों बताया था कि इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, पोलीडिप्सिया होता है। जब इस पेशेंट के अंदर पोलीडिप्सिया होता है तो उसको प्यास ज़्यादा लगती है। हम 8 आवर के लिए ना, 8 घंटों के लिए पेशेंट को कहते हैं कि जी आपने पानी नहीं पीना। पेशेंट का 8 घंटे के लिए हम पानी बंद करवा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, अगर तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी सेम रहती है, डिक्रीज़ ही रहती है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को क्या है, सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिस। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी सेम, डिक्रीज़ है, और सीरम की जो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी है वो इंक्रीज़ ही है। क्यों? क्योंकि आयंस बाहर नहीं जा रहे। मसला ये नहीं है कि हम अगर उसका पानी रोक दें, वो वाटर ज़्यादा पी रहा है तो उसके ये इशू हो रहा है। उसका बच्चों एडीएच ही की डेफिशिएंसी है। एडीएच होगा नहीं तो वो रीअब्जॉर्ब कैसे करेगा। जब वो रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा पेशेंट के अंदर, सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पायर्स। अब इस पेशेंट के अंदर हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब बच्चों मुझे ये बताएं कि इसके अंदर हम बाहर से हम एडीएच दे सकते हैं, एडीएच एनालॉग दे सकते हैं जो एडीएच को रिलीज़ करवाए, एडीएच जैसा ही काम करे, दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो हम ड्रग देते हैं वो है डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, ये बच्चों आपने याद रखना, ये वॉन विल्सन फैक्टर को भी एक्टिवेट करता है। वो ब्लड की बातें हैं वो भी छोड़ दें, अभी हम एंडो पे हैं। ठीक है, ये डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, एडीएच एनालॉग है। ये अगर एडीएच फॉर एग्जांपल हमने बाहर से एनालॉग दे दिया, एडीएच एनालॉग देने से बच्चों क्या होगा, देखिए मेरी बात सुने, एडीएच तो काम करने लग जाएगा। एडीएच काम करने लग जाएगा तो क्या होगा, V2 रिसेप्टर से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करना शुरू हो जाएगा, या डेफिनेटली हो जाएगा, पेशेंट ट्रीट हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, ये इसका पेशेंट का क्या है, ट्रीटमेंट है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पायर्स। अब नेफ्रोजेनिक, देखें सेंट्रल ब्रेन पे इशू, नेफ्रो किडनी पे इशू। जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पायर्स है ना, इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है,
जो हमारे V2 रिसेप्टर होते हैं, एक्वापोरिन चैनल होते हैं, कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे, इनका इशू होता है। इनमें क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। जब इनमें म्यूटेशन हो जाएगी, मुझे बच्चों ये बताएं कि क्या इस पेशेंट के अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा दोबारा, या डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्लिनिकल फीचर आर टोटली सेम, बट द ओनली थिंग जो इसमें चेंज होगी वो क्या होगी कि इस पेशेंट के अंदर जो एडीएच का लेवल है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन से तो यार ठीक रिलीज हो रहा है, इशू आपकी किधर है, रिसेप्टर पे है। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, किडनी में, तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर एडीएच का लेवल नॉर्मल होगा, और इसके अंदर क्या होगा, एडीएच का डिक्रीज होगा। यार यही इनमें एक डिफरेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ और सेंट्रल को डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब बात करते हैं जी इसकी कॉजेज़ की। 3 से 4 इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइटिस की। इसमें लिथियम, फॉर एग्जांपल किसी को लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी लिथियम ड्रग की, वो करवा सकती है। डेमिक्लोसाइक्लिन, बच्चों डेमिक्लोसाइक्लिन आपने कहाँ पढ़ी थी, मुझे ये बताएं। ये हमारी टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। ये क्या है, एंटीबायोटिक है। ये यूज़ करने की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पाइटिस हो सकता है, ठीक है। ये इसके क्या हैं, 3 से 4, 2 से 3 इसके कॉजेज़। क्लिनिकल फीचर सारे वही हैं, वो मैं आप रिपीट नहीं करूँगा, वो आप ऊपर वाले पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। ये तो था यार इसकी डेफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं किसकी, अच्छा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सिर्फ इसके डेफिशिएंसी की बात करते हैं, चैनल्स की बात करते हैं। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखें जी बच्चों, एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर मेड इन द हाइपोथैलेमस एंड देन ट्रांसपोर्ट विद द एक्सोन टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर रिलीज। यहीं से मैंने यही आपको बात बताई है। एडीएच एक्ट ऑन द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी टू प्रोमोट द फ्री वाटर रिटेंशन, एब्जॉर्प्शन कराती है, रिटेन रखती है बॉडी में। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, मीडिएट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर एंड रिलीज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, लेट डाउन करती है लैक्टेटिंग मदर में। ये हम बाद में पढ़ेंगे, हमारा आज का कंसर्न ये है। अच्छा, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटिस, एडीएच की इस पेशेंट के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू द हाइपोथैलेमिक और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पैथोलॉजी, ट्यूमर, ट्रोमा, इन्फेक्शन, कोई या इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है। सारे मैंने भी आपको ये बताए हैं। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया विद द रिस्क ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहा है और वही बाहर निकल जा रहा है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। हाइपरनेट्रीमिया, अब मुझे बताएं हाइपरनेट्रीमिया कैसे होगा कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, आयन ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया। जो सीरम ऑस्मोलैलिटी है वो हाई है, ये मैंने आपको बता दिया। लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्यों है ये भी बता दिया। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों है ये भी आपने याद रखना है। वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट इसमें करेंगे, ठीक है। अब वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट फेल टू इंक्रीज द यूरिन ऑस्मोलैलिटी, क्यों? क्योंकि इशू किधर है, सेंट्रल इशू है। इसीलिए वाटर हमने 8 घंटे के लिए अगर उसका बंद भी कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे, डेस्मोप्रेसिन देंगे, एडीएच जो एनालॉग है, ठीक है। ये डिटेल में हमने पढ़ लिया, इसको एक एक पॉइंट डिस्कस कर ली। फिर बात करते हैं जी किसकी, हमारा अगला टॉपिक, दैट्स इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइटिस, इम्पेयर्ड रेनल रिस्पॉन्स टू द एडीएच ड्यू टू द इनहेरिटेड म्यूटेशन और ड्रग लिथियम और डेमिक्लोसाइक्लिन, ठीक है। एमसीक्यूज आता है ये। और डेमिक्लोसाइक्लिन क्या है आपकी, टेट्रासाइक्लिन है, एंटीबायोटिक है, ये आपने याद रखना है। क्लिनिकल फीचर सिमिलर टू द सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइटिस बट देर इज नो रिस्पॉन्स टू द डेस्मोप्रेसिन। अच्छा, अगर हम इस पेशेंट को अगर डेस्मोप्रेसिन देंगे भी ना बच्चों डायग्नोज करने के लिए, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसकी रीज़न क्या है, देखें मेरी बात सुने। डेस्मोप्रेसिन देंगे, उसने क्या करना है, एडीएच के लेवल को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। अब एडीएच का पहले ही नॉर्मल है लेवल, जब उसका लेवल ही नॉर्मल है तो आप जितना मर्जी डेस्मोप्रेसिन दे दो उसका फ़ायदा होगा नहीं। इशू किधर आ रहा है, हमारे चैनल्स पे बच्चों इशू आ रहा है। हमने चैनल्स को ठीक करना है इस पेशेंट के अंदर, इसीलिए डेस्मोप्रेसिन देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट एड वाली बुक से भी रीड आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिडिस, एडीएच रिलीज कम हो रहा है, आइडियोपैथिक ब्रेन इंजरी, ट्रोमा, हाइपोक्सिया, ट्यूमर या सर्जरी, ये इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़,
ठीक है। इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आयन क्या है, ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं बॉडी में। ठीक है। जो हमारा एडीएच का लेवल है उसके अंदर डिक्रीज़ करेगा। नो चेंज और स्लाइटली इंक्रीज इन द यूरिन ऑस्मोलैरिटी, कब? जब हम उसमें वाटर रिस्ट्रिक्शन करेंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज द यूरिन ऑस्मोलैरिटी, अगर हम फॉर एग्जांपल उसको डेस्मोप्रेसिन देते हैं, अगर हम उसको एडीएच एनालॉग देते हैं, तो एडीएच क्या करेगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगी। जैसे ही वाटर रिटेन होना शुरू, रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी, तो वो आयंस को बाहर फेंकना शुरू कर देगी। जब आयंस को बाहर फेंकना शुरू करेगी तो इस पेशेंट को फ़ायदा होगा उससे। ठीक है। वही इसने डेस्मोप्रेसिन देंगे इस पेशेंट के अंदर। फिर उसने यहाँ पे बात की है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंस्पेडिस। इसके अंदर क्या होता है, एडीएच की रेजिस्टेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी कहाँ पे इफेक्ट होता है, जाके चैनल पे इफेक्ट होता है। हेरिडिटरी एडीएच रिसेप्टर म्यूटेशन, ड्रग लिथियम डोमिक्लोसाइक्लिन, हाइपरकाल्सीमिया किसी पेशेंट के अंदर है वो भी करवा सकता है। हाइपोकलीमिया वो भी आपका ये करवा सकता है, किसकी म्यूटेशन करवा सकता है, V2 रिसेप्टर की। और यहाँ पे लिख लें रेनल स्टोन भी करवा सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, देखें जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी अगेन इंक्रीज, एडीएच लेवल नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएगी, एडीएच को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाएगी ताकि हम इसको वाटर को रिटेन कर सकें। लेकिन इशू तो है नहीं है इसका, इस इशू तो किडनी का है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाटर रिस्ट्रिक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डेस्मोप्रेसिन देने से थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैनेज कैसे करना है इस पेशेंट को, हमने इस पेशेंट के अंदर हमने देनी है एमिलोराइड देनी है, और क्या देनी है, इंडोमेथासिन देनी है। इंडोमेथासिन हमारा क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ठीक है। एमिलोराइड क्या है हमारा, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है। सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो आयंस फिर भी हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है। ट्राइमिलोन और एमिलोराइड ये क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यूरिन में जाएगा। ठीक है। इसीलिए हम इसमें ये ट्रीटमेंट देते हैं। अभी किसी का भी इसमें से कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ सकता है, हमने इसका एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।